हाँ भाई लाओ। आ जाइए फटाफट। सुनिए, तो जैसा कि आपको पता ही है कि कल हमने अपने ब्लड ग्रुप के बारे में बात की थी, और ब्लड ग्रुप में देखा कि हमने एक मोस्टली देखा कि जीनोटाइप के बारे में ना, कि माता पिता का रक्त ये है तो उसकी संभावित जो उनके जो बच्चे होंगे उनका संभावित रक्त क्या होगा, ये टॉपिक हमने देखा था। ठीक है, तो उसको मैं एक बार आपको और थोड़ा सा यहाँ रिवाइज करा देता हूँ। चलिए सुनिए भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना, क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन दो पैटर्न से यहाँ पे बन सकता है। या तो आपसे ये पूछेगा ब्लड ग्रुप देख के कौन से ब्लड ग्रुप वाली इनकी संतानें होंगी, या आपसे पूछेगा कौन से ब्लड ग्रुप वाली इनकी संतानें नहीं होंगी। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ओके, चलिए तो एक बार और हम इसको डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए होता क्या है, सुनो, आपके पास 4 प्रकार के रक्त समूह हैं, ए बी ए वी और ओ। ये 4 प्रकार के रक्त समूह है ना। ठीक है, तो इन 4 प्रकार के रक्त समूह का जो निर्धारण होता है, निर्धारण वो जीन से होगा। ठीक है, तो देखना यह है कि कौन से ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा जीन जिम्मेदार होगा, है ना। और जीन में क्या होता है, एक जीन माता से आता है और एक जीन आता है पिता से, ऐसे सिस्टम चलता है। सुनिए, तो ब्लड ग्रुप ए का जो जीन है वो हमें पता है कि भाई ए है, तो इसके पास एंटीजन ए है, तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा I0 IA। क्लियर, या आप इसको लिख सकते हैं IA दोनों पे ए आ जाएगा, तो ये इसका जीनोटाइप हो गया। बी ब्लड ग्रुप की बात करूं तो इसका जीनोटाइप आपको लिखना है I0 IV, या मैं इसको IV और IV भी कह सकता हूँ। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप AB की। तो जो AB ब्लड ग्रुप है ना, AB, इसमें क्या है, इसमें के 2 एंटीजन है, तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा IA IV, और जो O है उसका हो जाएगा I0। ठीक है, तो ऐसे आपके ब्लड ग्रुप के क्या निकलते हैं भाई, जीनोटाइप निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो रहा है आपका। मान लीजिए वो आपसे पूछ ले कि निम्न में से AB रक्त समूह वाले व्यक्ति का जीनोटाइप क्या है, तो हम आराम से जीनोटाइप को देखकर आराम से उस क्वेश्चन का पता लगा सकते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या है। हो जाएगा ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन तो ये है। अब नेक्स्ट वो बात करता है कि भाई इनके संभावित, जो देखो संभावित का मैं आपको मतलब बताऊं, वो ये कहता है, सपोज कीजिए जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स, उनमें मेरी माँ का ब्लड ग्रुप तो है ए, कौन है ए, और मेरे पिता का ब्लड ग्रुप है बी। ठीक है, तो अब हम जैसे 3 भाई हैं ना, तो 3 भाइयों में से एक का ब्लड ग्रुप तो ए है ना, एक का ब्लड ग्रुप बी है बी, और एक का ब्लड ग्रुप ओ है। समझ गए ना, तो हम जैसे उनकी 3 संतानें, समझना प्रैक्टिकली, हम जैसे उनकी 3 संतानें, तो हमारे अंदर कौन कौन से रक्त समूह होते हैं। मतलब जैसे यदि हम पूछे कि भाई वो हमारे पेरेंट्स थे, उनका ब्लड ग्रुप ये है, तो उनके संभावित रक्त समूह कौन से हो सकते हैं, है ना। हालांकि उन कंडीशन में चारों ही प्रकार के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर केवल 3 ही प्रकार के ब्लड। अच्छा, एक सिस्टर है, उसका भी ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो 2 तो ए ब्लड ग्रुप के, एक बी ब्लड ग्रुप के और एक ओ ब्लड ग्रुप का आया। ठीक है, समझ रहे, एक भी ए बी ब्लड ग्रुप का नहीं आया, लेकिन हो सकता है किसी का ए बी भी हो सकता था। समझ में आ रही है मेरी बात, तो वो होती है संभावित रक्त समूह, है ना। चलिए, तो अब हम इसको एक बार देखते हैं, है ना। सपोज कीजिए वो आपसे पूछता है कि भाई ये माता है और पिता, तो माता का ब्लड ग्रुप उसने कुछ भी दे दिया, चलिए मान लीजिए वो ए भी दे दिया, ठीक है, और पिता का दे दिया ओ, है ना।
अच्छा इनको ना आप चेंज कर लेना, रिजल्ट सेम रहेगा। अब मैं पिता का ओ मान लूँ, माता का ए भी मान लूँ ना, तो भी रिजल्ट सेम आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा रिजल्ट। ठीक है, क्लियर है? आगे चले। अब सुनो क्या हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन, अब इसने संतान का ब्लड ग्रुप आपसे पूछा, तो हमें इसके लिए एक चेकर बोर्ड बनाना पड़ता है। चलिए साहब, ये हमने चेकर बोर्ड बना लिया। चेकर बोर्ड के 3 कॉलम बनते हैं ऐसे, और 3 कॉलम बनाए जाते हैं ऐसे। बना दिए साहब, ठीक है। ये चेकर बोर्ड बन के तैयार है। अब आपको करना क्या है, इधर जो फर्स्ट नंबर का कॉलम है उसमें तो आपको नर और मादा युग्मक ऐसे शो करने हैं, है ना। इधर जैसे हमने नर युग्मक रख दिए, इधर मादा, तो नर मतलब पिता, तो पिता का ब्लड ग्रुप देखो। सबसे पहले तो आप देखेंगे साहब इनका तो ओ है, ओ, तो इसका जीनोटाइप निकालो। तो ओ का जीनोटाइप I0 और माता का ए भी है, तो इसका जीनोटाइप IA IV है, IA IV है। समझ गए? अब हम इसको यहाँ रख लेते हैं। अब रखेंगे कैसे, देखो इधर पिता के तो I0, इधर माता के तो IA IV, ये हमने सेट कर लिए भाई। अब हमें बस इनका क्रॉस कराना है, और जो संतान होंगी उनका जीनोटाइप इन 4 बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो IA का देखो, मैं एक बार और बता देता हूँ कि ये जो है ना, इस एक का क्रम से क्रॉस इन दोनों के साथ होगा पहले, और जब इसका इन दोनों के साथ हो जाएगा फिर आप इसका नंबर लेंगे, इसका फिर दोनों के साथ करेंगे। ये सिस्टम करना है आपको। तो IA का I0 से कराया तो रिजल्ट आया I0 IA, और फिर ये भी सेम कंडीशन है तो I0 IA। क्लियर? अब I0 IV आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, I0 IV, और इसका भी क्या आएगा, I0 IV आएगा। क्लियर बात हो गई भाई? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये 4 प्रकार की संतानें हमें मिल गई। अब इन 4 प्रकार के संतानों के हम ब्लड ग्रुप देखते हैं। चलिए साहब, ये I0 IA है और ये भी I0 IA है। ये दोनों जीनोटाइप A ब्लड ग्रुप के होते हैं ना, A के। ये I0 भी और ये I0 भी, ये दोनों किसके होते हैं, B ब्लड ग्रुप के। तो ऐसी कंडीशन में इनकी जितनी भी संतान होंगी ना, जितनी भी संतान, वो सब की सब या तो A ब्लड ग्रुप वाली या B ब्लड ग्रुप वाली होंगी। केवल 2 ब्लड ग्रुप वाली संतान हो सकती है इनके, तीसरे और चौथे ब्लड ग्रुप वाली कोई भी संतान इनके उत्पन्न नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती यदि ऐसी कंडीशन है तो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। ठीक है, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन दे दूं और आपको मैं 2 मिनट का समय दूंगा, आप मुझे उसके करके बताना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दे दिया मैंने। माता का जीनोटाइप है AB और पिता का भी AB, पिता का भी AB, दोनों के AB है भाई। ठीक है, अब मुझे इसका करके बताओ। आपके लिए 2-4 मिनट का टाइम दे दिया मैंने, और कमेंट बॉक्स में आंसर करना। मुझे सभी बच्चों के कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। 2 मिनट में करके बताओ मुझे आप इसको।
कर लिया होगा सभी ने। चलिए चलिए सुनिए, मैं करके इसको देख बताता हूँ आपको ना। देख लेते हैं इसको करके। सुनो, माता का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है, तो IA IV आएगा। पिता का क्या है भाई? AB IA IB। सुनिए तो देखिए, IA IB, ठीक है। तो 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप आ जाएंगे यहाँ पे। A आ जाएगा, AB आ जाएगा और B आ जाएगा, ठीक है। और यदि ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि इनके निम्न में से कौन से ब्लड ग्रुप वाली संतान नहीं होगी, तब आपका आंसर क्या रहता? O आंसर रहता, ठीक है, कि O ब्लड ग्रुप वाली संतान इनके कभी भी नहीं होंगी, ठीक है भाई। तो ऐसे आपको ये अपने क्वेश्चन करने थे। तो अब आप इनको सीख गए कि हमें कैसे संतान के संभावित ब्लड ग्रुप निकालने हैं। क्लियर समझूं? चलिए अब सुनिए, अब हम बात करते हैं। कल ब्लड ग्रुप की टेबल तो हमने देख ली, अब मैं आपको समझाऊंगा उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या सिस्टम होता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का सुनिए, जब सन 1900 से 1902 के बीच तक पूरे रक्त समूह की खोज हो चुकी थी, तो बाद में ये देखा गया कि बाद में अभी भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी रक्त के लेन देन संबंधी। मतलब कुछ ऐसे केसेज आए जिनमें खूब ब्लड ग्रुप के आधार पर रक्तदान किया गया था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से नज़र आई। तो लैंडस्टीनर ने सोचा कि यार अब ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, लैंडस्टीनर और बीनर ने सन 1940 में, है ना, समझ रहे हैं आप, 1900 से 1902 के बीच में पूरे रक्त समूह की खोज हो चुकी थी। तो 1940 में उन्होंने एक बंदर था जो मकाका रीसस प्रजाति का बंदर था, मकाका रीसस, ठीक है। उस जो बंदर था ना, उसकी RBC पर एक एक्स्ट्रा एंटीजन देखा, एक्स्ट्रा एंटीजन, और वो उस एंटीजन का नाम दिया गया RH कारक या RH फैक्टर या RH एंटीजन, है ना। RH क्यों दिया गया? क्योंकि जो मकाका रीसस था ना, उसमें जो स्पेलिंग है रीसस की वो RS से स्टार्ट हो रही है, तो अब रीसस से लिया गया था तो उस कारक का नाम RH कारक ही दे दिया। समझ में आ गई बात? अब उन्होंने कहा कि भाई जिन व्यक्तियों की RBC पर RH कारक प्रेजेंट है वो तो रहेंगे पॉजिटिव रक्त समूह वाले। बहुत सिंपल सा फंडा है इसका, कि जिन व्यक्तियों की RBC पर RH कारक होगा उन्हें तो हम बोलेंगे RH पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक रक्त समूह वाले, और जिन व्यक्तियों की RBC पर RH कारक नहीं होगा हम उन्हें बोलेंगे RH नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव रक्त समूह का निर्धारण कैसे करते हैं। बहुत सिंपल से तरीके से करते हैं कि जिन व्यक्तियों की RBC पर RH कारक प्रेजेंट है वो तो पॉजिटिव रक्त समूह वाले, पॉजिटिव, और जिन व्यक्तियों की RBC पर RH कारक मौजूद नहीं है वो नेगेटिव रक्त समूह वाले। कितना सिंपल है देखिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो रक्त समूह होते हैं ना, उनका निर्धारण हम किसके आधार पर करते हैं? RH कारक के आधार पर। और बहुत सिंपल, जिन पे RH कारक है RBC पर वो तो है पॉजिटिव,
और जिन पर RH कारक नहीं है वो होते हैं नेगेटिव। समझ गए। अब जैसे मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव रक्त समूह है मेरा। अब रक्त समूह आपने पॉजिटिव नेगेटिव सुने होंगे, तो पॉजिटिव यदि शब्द मैं कह रहा हूँ ना, तो इसका मतलब आप थोड़ा सा समझ जाएंगे ना कि मेरी आरबीसी पर कौन है, RH कारक। कौन है, RH कारक, यानी कि RH एंटीजन। तो आपकी आरबीसी पर टोटल एंटीजन कितने होते हैं, 2 नहीं 3 होते हैं, 3 एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन RH। ये 3 एंटीजन होते हैं हमारी आरबीसी पर। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव और मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरी आरबीसी पर एंटीजन बताओ, तो आप बोलेंगे सर आपकी आरबीसी पर एक तो बी एंटीजन है और एक साहब RH एंटीजन है। बोलिए सही कह रहा हूं ना मैं। ठीक है भाई, एक तो बी एंटीजन हो गया और एक हो गया RH एंटीजन। सिंपल सी बात है। अब मैं कहूं कि भाई मेरा ब्लड ग्रुप तो बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव, तो आप क्या बोलेंगे, सब आपके पास बी है, केवल RH कारक नहीं है आपके पास। ठीक है, आपके पास केवल एंटीजन कौन सा है, बी एंटीजन है और RH एंटीजन आपकी आरबीसी पे नहीं है, इसलिए आपका ब्लड ग्रुप कैसा है, बी नेगेटिव है। तो पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव और पॉजिटिव में अंतर समझे क्या, है ना। पॉजिटिव रक्त समूह तो आप उसको बोलेंगे जिसकी आरबीसी पर क्या है, RH कारक है, और नेगेटिव आप उसको बोलेंगे जिसकी आरबीसी पर RH कारक नहीं है। बस इतना सा आपको याद करना है, ये सिंपल सी बात है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का ये तो मैंने आपको निर्धारण बता दिया कि हम किसको पॉजिटिव कहते हैं और किसको नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके लेन देन संबंधी, कि जो रक्ताधान हम करते हैं ना, रक्ताधान, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या दिक्कतें आती है वो सुनिए। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ हमारी बॉडी के प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। सुनिए, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना, उसकी एक विशिष्टता होती है, एक विशेषता होती है, और वो विशेषता ये होती है कि यदि हमारी बॉडी के अंदर कोई नया पदार्थ प्रवेश करता है जिसे हमारे शरीर ने आज तक नहीं देखा, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसके खिलाफ तुरंत एंटीबॉडी बना लेता है ना, प्रतिरक्षी बना लेता है, जो उसको प्रतिजन को मारने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। समझ में आ गई बात। कोई भी नया पदार्थ जो हमारी बॉडी ने आज तक नहीं देखा है ना, यदि वो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है तो हमारा शरीर उसके खिलाफ क्या बना लेता है भाई, एंटीबॉडी बना लेता है। ठीक है, अब एंटीबॉडी यदि बन जाती है ना, तो वो प्रतिजन को पहचानती है। प्रतिजन आप उसको बोल सकते हैं, देखो दो प्रकार के दो प्रतिजन हैं। एक तो वो प्रतिजन होता है जो हमारी आरबीसी पर होता है, ठीक है, आरबीसी पर होता है और आरबीसी की सतह पर, और एक प्रतिजन हम उसको भी बोलते हैं जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा प्रवेश करता है, जैसे कोई भी जीवाणु है, विषाणु है, यदि हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे ना, तो भी हम इनको प्रतिजन ही कहते हैं। ठीक है, चलिए साहब, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का सिस्टम समझ में आ गया हमें कि भाई ये सब RH कारक पर डिपेंड करता है ना। तो लैंडस्टीनर और बीनर ने इसकी खोज की थी RH कारक की। अब हम बात करते हैं कि इनके लेन देन पे क्या दिक्कतें आती हैं ना, लेन देन संबंधी। तो सुनिए, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, सुनना मेरी बात को, ध्यान सुनिए भाई। कोई व्यक्ति का रक्त समूह नेगेटिव है, समझना आप मेरी बात को, कोई व्यक्ति का रक्त समूह नेगेटिव है, तो एक बात मुझे बताओ, उस नेगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति के अंदर क्या नहीं है, बोलिए, RH कारक नहीं है। समझ गए, किसी व्यक्ति का रक्त समूह नेगेटिव है तो उस नेगेटिव व्यक्ति की बॉडी में कौन नहीं है, RH कारक नहीं है, यही तो है। अर्थात उसके शरीर ने, उसके प्रतिरक्षा तंत्र ने कभी भी क्या नहीं देखा है, RH कारक नहीं देखा है। समझ गए, किसने, जिसका ब्लड ग्रुप होता है नेगेटिव, है ना। अब क्या हुआ, अब यदि आप एक पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड यदि आप नेगेटिव व्यक्ति को दे देते हैं, सुनना मेरी बात को, नेगेटिव वाला व्यक्ति वो है जिसने कभी भी RH कारक को नहीं देखा है, क्लियर।
अब मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति का, अच्छा उनका ब्लड ग्रुप सेम था, जैसे बी ब्लड ग्रुप है मेरा और मैंने बी वाले को दिया, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ और मैंने नेगेटिव को दिया। अब समझ गया, ठीक है, ब्लड ग्रुप सेम है। तो यदि मैं नेगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना ब्लड देता हूँ तो भाई मेरी आरबीसी पे तो कौन है, आरएच कारक, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या होता है, जिस पे आरएच कारक होता है। तो जब मैं उस नेगेटिव व्यक्ति को ब्लड दूंगा ना तो मेरी आरबीसी पर आरएच कारक बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति का शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो तो आरएच कारक को पहली बार देखेगा ना, अरे यार ये कौन आ गया, ये तो आरएच कारक है, ये तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, समझ रहे ना, क्योंकि उसको पहली बार देखता है और उसको अपना दुश्मन समझ के उसके खिलाफ क्या बना लेता है, एंटीबॉडी। अभी समझो आप मेरी बात को। तो पहली बार मैंने उसको रक्तदान किया तो फर्स्ट टाइम में क्या हुआ पता है, फर्स्ट टाइम में उसको कोई दिक्कत तो नहीं आई, क्यों, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी नहीं थे पहले उसको मारने के लिए, तो अब उसने उसके खिलाफ क्या बना लिए, एंटीबॉडी बना लिए, समझ गए। पहली बार मैंने उसको रक्तदान कर दिया, एक बार दे दिया, वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या करवा दिया मैंने, उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनवा दिए, क्या बनवा दिए, एंटीबॉडी, है ना। अब क्या हुआ, अब यदि दूसरी बार भी मैं उसको रक्त दूं, अब मेरा फिर दोबारा से आरएच पॉजिटिव रक्त जा रहा है, सेकंड टाइम जा रहा है, तो उसकी रक्त के अंदर कौन मौजूद है, ऑलरेडी एंटीबॉडी, किसको मारने के लिए, आरएच कारक को मारने के लिए, कि यदि आरएच कारक आया तो हमें तुरंत उस पर अटैक करना है, ठीक है। अब मैंने दूसरी बार जब उसको रक्तदान किया तो मेरा जो ब्लड है वो उसमें आरएच पॉजिटिव था, आरएच कारक था, तो जैसे ही उस नेगेटिव व्यक्ति के एंटीबॉडी ने मेरे आरएच कारक को देखा आरबीसी पर, उन्होंने तुरंत अटैक कर दिया और आरबीसी को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और यदि आरबीसी नष्ट हो जाएगी तो उसमें एक ऐसी रिएक्शन होगी जिससे उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। समझ में आ गई बात। तो ऐसे दिक्कतें आती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाले में, समझ गए। एक बार तो आप रक्त दे सकें नेगेटिव वाले को, लेकिन दोबारा ना दे सकें, समझ गए। अब एक बात सुनिए मेरी, यदि नेगेटिव वाला व्यक्ति हमको रक्त दे तो पॉजिटिव वाले को क्या फ़र्क पड़ेगा, अरे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई, अरे नेगेटिव है वो, उसके पास तो कमी है आरएच कारक की, अरे हमारे पास तो है, तो हमें कोई फ़र्क तो ही पड़ेगा उससे। अरे नहीं समझे आप मेरी बात को। देखो मैं पॉजिटिव हूँ, यदि नेगेटिव को दूँ तो मेरे अंदर से उसकी बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा पदार्थ जा रहा है आरएच कारक, तो वो आरएच कारक उसने कभी नहीं देखा, तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाएगा और उसमें दिक्कत आएगी। लेकिन यदि मैं नेगेटिव वाले व्यक्ति से रक्त लूँगा ना तो मेरे अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, अरे मैं तो सर्वे सर्वा हूँ, मुझ पर तो हर चीज़ है, समझ रहे। अरे वो आरएच नेगेटिव है वो, तो नेगेटिव पे आरएच कारक है ही नहीं, और होता तो भी क्या दिक्कत होती, मुझे कुछ नहीं, समझ गए। तो ये सिस्टम होता है लेन देन का। पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति होता है ना वो ले तो सकता है ना सभी से, मतलब नेगेटिव से ले लेगा, पॉजिटिव से ले लेगा, ठीक है, लेकिन देगा केवल कौन को, पॉजिटिव को। नेगेटिव को दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। तो यही कंसेप्ट है। अब जैसे देखिए, सपोज कीजिए ब्लड ग्रुप बी, ठीक है भाई, अब ये मैंने मान लिया बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अब मैं बात करता हूँ दो कॉलम की, ये एरो दिख रहे, ये एरो तो शो कर रहा है कि इनको दे रहा है और ये शो कर रहा है कि इनसे ले रहा है, समझ गए। अब देखो पॉजिटिव वाला दे किसको सकता है, अरे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको बी ब्लड ग्रुप देगा किसको, एक तो बी को देगा और एक ए बी को देगा, इन्हें दो को ही तो अपना रख। देखो कंसेप्ट तो वही रहेगा जो मैंने आपको कल बताया था लेन देन का, कि हम किसको रक्त दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में क्या डिफरेंट आएगा वो समझिए। अब ये पता है किसको दे सकता है, ये केवल बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। देखो ए बी नेगेटिव रक्त समूह है ना, ए बी, हालांकि ए बी ऐसा रक्त समूह है जो सभी से ले सकता है, लेकिन कोई भी पॉजिटिव वाला इसको नहीं देगा, समझ गए। अब आ गई बात समझ में। ए बी नेगेटिव है
तो ए बी नेगेटिव का जो पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप कोई नहीं दे सकता, केवल नेगेटिव वाले देंगे। समझ गए ना? अब तो इसने दिया तो केवल पॉजिटिव वालों को। अब ले कौन पैते सके, देखो बी पॉजिटिव से भी ले सकता है, बी नेगेटिव से भी ले सकता है, ए बी पॉजिटिव से भी ले सकता है और ए बी नेगेटिव से भी ले सकता है। अब अंतर समझ में आ गया आपको, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या अंतर आ जाता है लेन देन का, समझ गए ना? इसलिए तो मैंने कहा था कि जो ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव वो सर्वग्राही है, ए बी नेगेटिव नहीं है। अरे ए बी नेगेटिव किसी भी पॉजिटिव वाले से रक्त नहीं ले सकता है, केवल नेगेटिव वालों से ही लेगा। क्लियर है बात? तो अब आप समझ में आ गई ए बी पॉजिटिव की बात, कि मैं इसको क्यों सर्वग्राही लिखाया था ए बी पॉजिटिव को। ए बी को नहीं बताया था मैंने, ऑथेंटिक जो सर्वग्राही है ना वो ए बी पॉजिटिव है, क्योंकि ये चाहे कोई सा नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इन सभी से रक्त ले लेगा। क्लियर? अब हम इधर बात करते हैं एक नेगेटिव की। चलिए साहब, ये है बी नेगेटिव वाला व्यक्ति, बी नेगेटिव वाला तो किसको दे सकता है बोलिए? ये बी पॉजिटिव को दे देगा, बी नेगेटिव को दे देगा, ए बी पॉजिटिव को दे देगा और ए बी नेगेटिव को दे देगा। इनको दे देगा ना आराम से। अब लेगा किससे? केवल बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। अरे यार मेरा दिमाग ना लेने की बात चल रही है, तो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव आएगा भाई। ए बी को तो देता है केवल ये, ठीक है? देखो बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, क्योंकि ओ सर्वदाता होता है ना, तो इनसे ये ले सकता है। कहने का मतलब है पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो पॉजिटिव को दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव केवल पॉजिटिव को देगा और नेगेटिव देगा तो सभी को, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, लेकिन लेगा किससे? नेगेटिव से। तो ये कंसेप्ट है इनके नेगेटिव का लेन देन का। अरे सिंपल है, आप तो दिमाग लगा लेना यार, नेगेटिव है ना तो नेगेटिव के अंदर आर एच कारक नहीं है, समझ गए? तो यदि मैं इसको आर एच कारक वाला दूंगा तो इसमें 100% दिक्कत आएगी। तो ये सिस्टम है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपके, बोलिए? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो रक्त समूह है ना उनके लेन देन का सिस्टम है। तभी तो मैंने कहा था कि ओ नेगेटिव तो कौन है आपका? सर्वदाता। सर्वदाता कौन होगा आपका? ओ नेगेटिव होगा। तो अब सिस्टम आपको समझ में आ गया पॉजिटिव नेगेटिव का, है ना? देखो बहुत सिंपल है, तुम तो यूँ याद रखना कि पॉजिटिव वाला व्यक्ति लेने की बात आएगी तो पॉजिटिव से भी ले लेगा और नेगेटिव से भी ले लेगा, समझ गए? लेकिन देने की बात आएगी तो केवल किसको दे सकता है? पॉजिटिव को। ये तो रहा पॉजिटिव का। नेगेटिव की बात करो तो नेगेटिव वाला व्यक्ति दे तो सबको सकता है, पॉजिटिव वाले को भी और नेगेटिव वाले को भी, लेकिन ले कौन पे सके? केवल नेगेटिव वालों पे से। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये सिस्टम होता है भाई। अभी मैं इसको आपको लिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। चलिए साहब, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यार। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा पीछे ना। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लीजिए फटाफट। चलिए, तो ये तो आपका लाला एबीओ तंत्र हुआ। अब मैं जो नेगेटिव पॉजिटिव है उसे अभी लिखाऊंगा इसमें ना। तो अब आप हेडिंग लगाएंगे नई आरएच तंत्र, इसी में सिस्टम चल रहा है। आरएच तंत्र हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगा ली आरएच तंत्र, लिखो इसमें सन 1940 में लैंड स्टीनर, सन 1940 में लैंड स्टीनर व वीनर ने मकाकारीसस, सन 1940 में
लैंड स्टीनर व बीनर ने मकाकारीसस नामक बंदर की आरबीसी पर मकाकारीसस नामक बंदर की आरबीसी पर एक अन्य प्रतिजन देखा। आरबीसी पर एक अन्य प्रतिजन देखा जिसे RH कारक कहते हैं। अन्य प्रतिजन देखा जिसे RH कारक कहते हैं। RH कारक कहते हैं। लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर RH कारक होता है, जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर RH कारक होता है वो RH धनात्मक या पॉजिटिव आप लिख सकते हैं। ब्रैकेट में चिन्ह बना दियो, RH लिख के वापस धन को चिन्ह लगा दियो, पॉजिटिव को है ना ब्रैकेट में RH पॉजिटिव व जिनकी आरबीसी पर RH कारक नहीं होता, जिनकी आरबीसी पर RH कारक नहीं होता वो RH नेगेटिव कहलाते हैं। RH नेगेटिव कहलाते हैं। तो अब तुम्हें समझ में आ गई होगी पॉजिटिव और नेगेटिव रक्त समूह हम क्यों बोल के चलें। ठीक है, RH कारक पे डिपेंड है ये पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। विश्व में 85% लोग पॉजिटिव, RH पॉजिटिव करना, 85% लोग, व्यक्ति कर लेना, लोग तो क्यों लिखे आप यार, व्यक्ति कर लेना ना। 85% व्यक्ति RH पॉजिटिव व 15% व्यक्ति RH नेगेटिव होते हैं। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा ना, 85% RH पॉजिटिव और 15% RH नेगेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में 93% व्यक्ति RH पॉजिटिव व 7% RH नेगेटिव हैं। व 7% RH नेगेटिव हैं।
ये तो कुछ बेसिक बातें RH कारक के बारे में, ठीक है भाई। चलिए अब हमें एक हेडिंग लगानी है, 10th क्लास में भी आप इसको पढ़ के आए हैं, और वो हेडिंग है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसको हम गर्भ रक्ताणु कोरकता के नाम से जानते हैं। गर्भ रक्ताणु कोरकता के नाम से जानते हैं। लगाओ हेडिंग फटाफट। लगा ली। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है ना, यानी कि गर्भ रक्ताणु कोरकता। चलिए मैं लिखा रहा हूँ इसको बोर्ड पे ना, आप लिख दे लेना। जब RH नेगेटिव महिला की शादी RH पॉजिटिव पुरुष से होती है तो प्रथम गर्भाधान के समय यदि शिशु RH पॉजिटिव हो तो प्रथम प्रसव के कारण नहीं ऐसे लिखना, तो गर्भ में अपरा द्वारा माँ व शिशु का रक्त अलग रहता है, लेकिन प्रसव के कारण शिशु का RH पॉजिटिव रक्त माता के RH नेगेटिव रक्त से मिल जाता है, जिससे माँ के शरीर में RH पॉजिटिव के खिलाफ प्रतिरक्षी बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि दूसरे गर्भाधान के समय शिशु का रक्त RH पॉजिटिव
शिशु का रक्त RH पॉजिटिव हो तो माता के शरीर में बने प्रतिरक्षी अपरा के रिसाव द्वारा भ्रूण तो मत लिखो यार, गर्भस्थ शिशु सही है ना, गर्भस्थ शिशु अपरा रिसाव द्वारा गर्भस्थ शिशु के रक्त में चले जाते हैं तथा RBC को नष्ट करते हैं, जिससे शिशु में खतरनाक बीमारी हो जाती हैं, जिसके बचने की संभावना कम रहती हैं। इसे गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। उपचार कैसे होता है इसका? प्रथम प्रसव के तुरंत पश्चात RH प्रतिरक्षी का उपयोग करके इससे बचा जा सकता है। लिख लीजिए इसको फटाफट और फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं भाई। लिख लो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास।
कर लिया नोट सभी ने? चलिए भाई, अब इसको समझ लेते हैं ना। देखिए, समझो, जो RH कारक होता है ना, RH कारक, ठीक है, RH कारक की वजह से एक बीमारी हमें देखने को मिलती है, या RH के कारण एक असंगतता, ठीक है, हमें देखने को मिलती है, और उसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। देखो, एरिथ्रोमान क्या है? आपकी RBC, एरिथ्रोसाइट, समझ गए। और फेटालिस माने क्या होता है? फीटल। फीटल बोलते हैं हम जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है, उसको हम फीटल कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो गर्भ रक्ताणु कोरकता, रक्ताणु भी आप RBC को ही कहते हैं। कोरकता माने उसकी कमी होना होता है। ब्लास्टोसिस मीन्स उनका नष्ट होना, ठीक है भाई। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक ऐसी डिजीज है जो केवल RH कारक की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? RH कारक के बेमेल से, मेल नहीं होने से, ठीक है। अब सुनो, एक बात मैं आपको बताऊं, जब हमारे भारत देश में 93% लोग RH पॉजिटिव हैं और रिमेनिंग 7% RH नेगेटिव हैं, तो प्रभावी जो ब्लड ग्रुप है, प्रभावी जिसको बोलते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी मात्रा ज़्यादा चलती रहे, तो RH पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति ज़्यादा है ना हमारे यहाँ, समझ गए। तो RH पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति ज़्यादा रहते हैं। अब सुनिए वो क्या कहता है, उसने कंडीशन दी कि भाई एक महिला है जो है RH नेगेटिव रक्त समूह वाली। क्लियर? इस महिला का रक्त समूह कैसा है? बोलिए, RH नेगेटिव है, ठीक है। चलिए साहब, मान लेते हैं ये महिला है, समझो आप मेरी बात को, ठीक है। ये महिला है, ये उसका गर्भ है, गर्भ, ठीक है। तो ये जो महिला है ना, इसका ब्लड ग्रुप तो है RH नेगेटिव, ठीक है। अब वो ये कहता है कि यदि हम इसकी शादी एक RH पॉजिटिव पुरुष से करा दे, ध्यान सुनना, इसकी जो शादी है वो हमने करा दी है RH पॉजिटिव पुरुष से। अब ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि इसके जो संतान RH पॉजिटिव वाली होगी ना, वो तभी तो होगी जब इसकी शादी आप RH पॉजिटिव से करेंगे। अरे यदि इसकी शादी RH नेगेटिव से हुई तो कोई भी संतान इनकी पॉजिटिव वाली होगी नहीं, सब नेगेटिव वाली होंगे, तो फिर ये डिजीज होगी नहीं। तो हमने क्या कहा कि एक RH नेगेटिव महिला की शादी हमने RH पॉजिटिव पुरुष से करा दी, ठीक है। अब पहले प्रेगनेंसी के समय, अब एक बात मुझे बताओ कि जो पॉजिटिव रक्त समूह है वो प्रभावी रहता है, मतलब उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं पॉजिटिव रक्त समूह आने के। तो ये नेगेटिव महिला है, अब कंसेप्ट वही चलेगा, नेगेटिव महिला है, इसकी बॉडी ने कभी भी किसको नहीं देखा है? बोलिए, RH कारक को नहीं देखा है। किसको नहीं देखा है? RH कारक को नहीं देखा है। अब आप समझ रहे हैं ना बात है भाई। ये नेगेटिव जो महिला है ना, इसने कभी भी RH कारक को ही नहीं देखा है। अब इसकी शादी हुई RH पॉजिटिव से, तो मान लीजिए प्रथम गर्भाधान के समय, प्रथम गर्भाधान के समय इसका जो शिशु है, ये गर्भस्थ शिशु है, ये होता है RH पॉजिटिव वाला। कैसा होता है? RH पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से सुनना भाई, RH पॉजिटिव रक्त इसके अंदर है और RH नेगेटिव रक्त इस माँ का है। तो ये पहली प्रेगनेंसी है, पहली टाइम की प्रेगनेंसी। तो इस समय पता क्या होता है? देखिए, अभी तक तो पॉजिटिव रक्त इसके रक्त से नहीं मिला है, माँ के रक्त से, नेगेटिव से। क्यों? क्योंकि ये प्लेसेंटा जो होती है ना, अपरा, ये अपरा है जो इसको जोड़ के रखती है, ठीक है। ये अपरा, ये जो अपरा होती है, नाभि नाल जो होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये इसको क्या है? सेपरेट करती है,
ब्लड को RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव को अलग अलग रखती है। तो पॉजिटिव यहाँ है और नेगेटिव यहाँ है, समझ गए। देखो नेगेटिव का रक्त तो चला जाए पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो माँ का रक्त है ना, माँ का रक्त नेगेटिव है। तो आपने सुना होगा ना कि माँ का रक्त ही उसके बच्चे की पालन पोषण करता है। तो नेगेटिव रक्त तो इसके अंदर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो दिक्कत आएगी क्या, बताओ मुझे, नहीं आएगी ना। लेकिन पॉजिटिव रक्त इसके संपर्क में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कोर्ड से बिल्कुल सेपरेट है। क्लियर। अब होगा क्या, जब इस बच्चे की डिलीवरी होगी ना, प्रसव क्रिया किसको बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं डिलीवरी होने को, बच्चे का बाहर पास आउट होना। अब आपको पता है ना, जब ये बच्चा बाहर पास आउट होगा तो ये प्लेसेंटा टूटेगी या नाभिनाल टूटेगी, बोलिए टूटेगी नहीं टूटेगी। तो इसके टूटने से क्या होगा, इसके टूटने से क्या होगा, इस बच्चे का जो पॉजिटिव रक्त है वो इस माँ के रक्त से मिल जाएगा। अब कब मिलेगा, जब ये बच्चा बाहर निकल जाएगा। तो ये बच्चा तो बिल्कुल सेफ है, ये तो सुरक्षित है, क्योंकि ये पहले ही बाहर निकल गया है। लेकिन इसने क्या करवा दिया, इसने RH पॉजिटिव के खिलाफ क्या बनवा दी, अब एंटीबॉडी। क्या बनवा दी, एंटीबॉडी। तो अब इस माँ के शरीर में इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती हैं। ये RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी हैं भाई। कैसे बनी, बोलिए कि प्रथम प्रेगनेंसी के समय यदि बच्चे का रक्त समूह पॉजिटिव होता है तो वो जब डिलीवर्ड होता है ना, प्रसव क्रिया के रूप में बाहर निकलता है, तो उसका कुछ रक्त माँ के रक्त से मिल जाता है। और मिलना स्वाभाविक है भाई, क्योंकि ये टूटेगा यहाँ से टूटता है, ये तो संग में ही आता है, यहाँ से टूटता है, तो ये रक्त इसका थोड़ा सा मिल जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव रक्त देखा माँ के रक्त ने, उसके प्रतिरक्षा तंत्र ने देखा कि भाई ये तो हमने कभी भी नहीं देखा RH पॉजिटिव, तो इसके खिलाफ तुरंत वो क्या बना लेती है, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी तैयार है उसके बॉडी में, किसके खिलाफ, बोलिए RH कारक के खिलाफ, समझ गए। अब क्या होगा, अब दूसरे गर्भाधान के समय, देखो पहला बच्चा तो हो गया नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में यदि इस बच्चे का रक्त समूह दोबारा से क्या है, RH पॉजिटिव। अब सुनो, यदि दूसरी बार में ये बच्चा नेगेटिव होता ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन दूसरी बार में भी ये बच्चा कैसा है, RH पॉजिटिव है। अब सुनो, अब RH पॉजिटिव है तो माता के रक्त में तो एंटीबॉडी बनी हुई है इसके खिलाफ, RH कारक के खिलाफ। तो माता का रक्त तो इसको पूर्ति करने आएगा, इसको सप्लाई करेगा पोषक पदार्थ की। तो उस पदार्थ के साथ साथ किनका और रिसाव हो जाएगा, एंटीबॉडी का, जो किसके खिलाफ थी, RH कारक के खिलाफ। और वो एंटीबॉडी जब इसकी बॉडी के अंदर जाएंगी, बच्चे के शरीर के अंदर, तो ये क्या देख लेंगी, उस RH कारक को। और वो RH कारक किस पे बैठा हुआ है, इस बच्चे की RBC पे। अरे RBC की सतह पे तो बैठा होता है RH कारक, है ना। तो इस बच्चे की RBC का नष्ट करना वो प्रारंभ कर देता है। तो या तो इस बच्चे की हो जाएगी मृत्यु, या फिर इसमें बहुत सारी ऐसी खतरनाक बीमारी हो जाएंगी जिनसे उनके बचने की बहुत कम उम्मीद रहेगी। तो ऐसी डिजीज को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, समझ गए। तो यहाँ भी दूसरी बार में ही नुकसान पहुँचा रहा है ये, ठीक है, क्योंकि पहली बार तो बन जाते हैं एंटीबॉडी। अब दूसरी बार यदि वही प्रकार का बच्चा आ जाए पॉजिटिव वाला, तो इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेता है और उस बच्चे की RBC को नष्ट कर देता है। तो बोलिए ये जो डिजीज हो रही है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये RH कारक की वजह से हो रही है ना, ठीक है। तो RH कारक की वजह से यही एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। समझ गए कैसे रोगों को, बहुत सिंपल है। नेगेटिव महिलाएं, यदि आपके गर्भ में पहला बच्चा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जो रक्त है ना वो पहले तो इससे मिलता नहीं है, लेकिन जब इसकी डिलीवरी होती है तब इसका रक्त इसके रक्त से मिल जाता है। तो माता का प्रतिरक्षा तंत्र इसके खिलाफ क्या बना लेगा, एंटीबॉडी। अब यदि दूसरी प्रेगनेंसी के समय भी बच्चा कैसा हो, RH पॉजिटिव, तो RH नेगेटिव रक्त जो है उसके साथ कौन आएंगी, एंटीबॉडी।
जो इसकी बॉडी के अंदर प्रवेश करके इस बच्चे की आरबीसी का लयन कर देंगे या नष्ट कर देंगे, और उसी को आप बोलेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, अब सुनो इसका उपचार हम कैसे करते हैं। इसका उपचार हम एक बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। सुनिए कैसे, कि जो एंटीबॉडी माता का शरीर बनाता है RH कारक के खिलाफ, वही एंटीबॉडी हम इसके लिए देते हैं और इससे बचाव करते हैं। अब आप सोच रहे हैं सर ये एंटीबॉडी जो आप दे रहे हैं उपचार के लिए RH प्रतिरक्षी जिनको आप कह रहे हैं, ये तो वो एंटीबॉडी है जो इस बच्चे की मृत्यु का कारण है, लेकिन फिर आप इनको क्यों दे रहे हैं? तो सुनिए इसका रीजन। देखो, प्रथम प्रसव क्रिया हुई ना, तो हमें पता था कि फर्स्ट डिलीवरी होगी तो 100% इसके खिलाफ RH प्रतिरक्षी बनेंगे। तो पता है हम क्या करते हैं, जैसे ही प्रथम प्रसव की क्रिया होती है उसके तुरंत बाद हम इसको RH एंटीबॉडी दे देते हैं, है ना। लेकिन जो हम RH एंटीबॉडी देते हैं ना, वो निष्क्रिय रूप में देते हैं, निष्क्रिय रूप में, जो कोई काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो निष्क्रिय एंटीबॉडी हमने इस माता के बॉडी को दे दी, तो माता का प्रतिरक्षा तंत्र पता है क्या समझता है, कि भाई मेरे अंदर तो बहुत सारी प्रतिरक्षी हैं इसके खिलाफ, तो मुझे इनको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, वो इन प्रतिरक्षियों को बनाता नहीं है, और हमने जो प्रोवाइड की हैं इसको वो कैसी हैं, निष्क्रिय। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षी इसको कोई नुकसान पहुंचाएंगी क्या? नहीं पहुंचाएंगी। ऐसे हम इसका उपचार करते हैं। ठीक है, मतलब हम वही एंटीबॉडी देंगे जो RH के खिलाफ बनती है या माता का प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है, लेकिन हम उनको इनएक्टिव करके देते हैं बस। तो ऐसे इसका उपचार किया जाता है भाई, समझ में आ गई बात। तो ये आपका RH तंत्र कंप्लीट है। ठीक है, और आपका जो ब्लड ग्रुप है ना वो कंप्लीट है। अब आप ट्रिक लिखना चाहें तो भी लिख लेंगे ना, जो मैंने आपको बताई थी कि दाता का एंटीजन देखा जाता है और ग्राही की एंटीबॉडी, और ये आपस में समान नहीं होने चाहिए, ये लिख ली होगी आपने ट्रिक। ठीक है, तो ये आपका ब्लड ग्रुप कंप्लीट है। बाकी हम नेक्स्ट बात करेंगे अपने हार्ट के बारे में, ओके, कल।